फर्स्ट मैंने क्या कहा, किसी भी रोल को छोटा नहीं समझना। सेकंड, अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपनी सफलता तलाशो। ये नहीं कि आप बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो, आपका रंग बहुत फेयर है, देन यू आर थिंकिंग अबाउट हिंदी ओनली, इंग्लिश, हॉलीवुड। नहीं, आपके रीजनल, आप जिस दिन अपने रीजन को, लैंग्वेज को उठा दिए ना, आप उनके दिलों में जीवन भर रहोगे, जा ही नहीं सकते। फिर आप जो करो आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो थर्ड, सेकेंड हो गया। थर्ड जो हम बात आपसे कर रहे हैं, मेक योर ओन आइडेंटिटी इन एनी फील्ड, जिससे आपको लोग आपके पास आए। आज प्रिया प्रकाश के पास हिंदी सिनेमा का ढेरों ऑफर पड़ गया। ये तो इंडस्ट्री लकीर की फकीर है, सॉरी टू से। ये जो हाईलाइट हुआ ना, उसके पीछे ये कुछ भी करके भाग जाते हैं। और बहुत अच्छा एक्टर है, सोचेगा हमारे पास जिस दिन आएंगे तभी देखा जाएगा, टाइम चला जाता है दोस्तों। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि अपनी आइडेंटिटी किसी भी फील्ड में बना सकते हैं। कहानी लिखने में, कोई थीम लाने में, या फिर आप सिंगर ही अगर सिंगर बन के भी जाना चाहते हैं तो मैं तो उदाहरण हूं। अच्छा, मैं ही नहीं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल जो सिंगर बनता है वो 2 महीना बाद फिल्म करता है। आपने हमारे इंडस्ट्री में एकमात्र उदाहरण है रवि किशन, जो गाना नहीं गाता लेकिन आजकल वो भी गाने की कोशिश करता है। तो वो हमसे पहले से हैं, वो सीनियर है हमारे। बट उसके बाद एक लड़का आया, दिनेश लाल यादव, और भोजपुरी सिनेमा में 70-70 लाख रुपए लोगों को एक्टिंग लीड रोल के रूप में मिलते हैं। बट अभी भी हम दूसरों से बहुत ऊपर, हमारे से ऊपर तमिल है, बांग्ला है। हाँ, अब हम जो अगला पॉइंट बात करेंगे, 3 हो गया ना मेरा, 3 हो गया। ऐसे मैं याद करके आया हूं, क्योंकि आजकल आप समझ रहे हैं मैं बहुत, मेरा कई चैनल खुला हुआ है। नेक्स्ट में बात करना चाहता हूं अर्थपूर्ण सिनेमा। आजकल सब कोई कमर्शियल पिक्चर की तरफ भाग रहा है, लेकिन आज भी जब नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं तो सबसे ज्यादा पुरस्कार कौन जीतता है? अर्थपूर्ण सिनेमा। तो अर्थपूर्ण सिनेमा के बारे में तो आप लोगों को निश्चित रूप से सोचना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर भारत का पताका सिनेमा का कोई फैला रहा है तो अर्थपूर्ण सिनेमा फैला रहा है, कमर्शियल सिनेमा नहीं फैला रहा है। अब अर्थपूर्ण सिनेमा के लिए फिर क्या करना है? आपको छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी जाना चाहिए। आजकल तो ऐसा समय आ गया, आज शाम को मेरे होली का एल्बम रिलीज हो रहा है, तो मैंने पूछा अपने प्रोड्यूसर से, कितना सीडी बना के ला रहे हो? बोले सीडी क्या होगा? मैंने कहा कैसे रिलीज करोगे? बोला यूट्यूब पे। तो अब आप सोचो कि अब आज सीडी ही नहीं जा रही है, 5 बजे शाम को हम अपना गाना लॉन्च करेंगे और वो गाना इकट्ठे दुनिया के हर जगह चला जाएगा। जो उसको YouTube से डाउनलोड करेगा, एक निश्चित समय के बाद उसको पैसा मिल जाएगा, और हम लोगों को भी पैसा मिल रहा है। कल जितना गाना गाने के लिए मिलता था, आज उससे ज्यादा मिल रहा है। आप लोगों को पता है ना, मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरा गाना और एक्टिंग है। तो एक्टिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, हाँ, वो समय नहीं मिलता है। तो इस डिजिटल युग का हम फायदा क्या बना सकते हैं? चाहे अर्थपूर्ण सिनेमा के लिए हो, पहले तो सिनेमा में छोटे रोल मांगना पड़ता था। आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं, हो सके तो आप मुझे अपनी छोटी सी एक्टिंग करके कोई फिल्म बना करके, जिसमें 15-20 हजार रुपया लगे, आप अगर मुझे दे दो, अगर आपकी एक्टिंग में दम है तो मैं 50 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको पास कर सकता हूं। फिर आपको उस फिल्म में भी एक छोटे से रोल के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी सुविधा मिल गई।
थोड़ा गैप दे दो यार, बस पीछे भी देख रहे तो ये मेरा हैं, तो गैप दे दो यार। इतने पॉइंट्स का समअप है। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकता हूं, ताकि क्योंकि इतना तो मुझे अपनी तरफ से आपको बताना था, और ये बता रहा हूं तो ऐसा मत समझिए मैं केवल बता रहा हूं, मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। हाँ, एक और टॉपिक मैं बता सकता हूं आपको। ये जो ऑनेस्टी, शुचिता और कैरेक्टर, ये भी सिनेमा में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, शाम को दारू पी के गिर जाते हैं, आपको पब्लिक नहीं बुलाएगी। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आपके बारे में बहुत गलत बातें, तो फिर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप एक जितने देर आपको एक्टिंग कराना है लोग करा लेंगे, फिर आपको रिस्पेक्ट कोई नहीं देगा, तो फिर सिनेमा के बाद आपका कोई इमेज नहीं बनेगा। सिनेमा एक ऐसी चीज है जहां से आप लार्जर देन लाइफ हो सकते हैं। उसके लिए शुचिता, ऑनेस्टी, कैरेक्टर। जैसे मैम ने कहा मैं बिग बॉस में था, फिर आया ना झगड़ा भी हुआ, और कितने लोगों को डॉली बिंद्रा याद हो रही अब मुझे भी डर लगता है नाम सुन के। और जैसे मुझे कोई बोलता है ना कि वो गाना बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, तो मुझे लगता है कोई ढकेल न दे, तो बिग बॉस जैसा कुआं है, ढकेल, ऐसा डर लगता है। आप लोगों ने तो देखा होगा, वो कोई उसमें अंडे, अब कई लोग बोले अंडे चुरा रहे थे। अरे मैं चुरा नहीं रहा था, मैं छुपा अपने अपने हक को छुपाया हुआ था, लेकिन वो दिखाया क्या अंडे चुरा रहे हैं। वो खली था ना, अब वो 42 अंडा खाता। सॉरी सर, मैं अंडे की चर्चा कर रहा हूँ, बट जीवन में कैसे स्टोरी बदल जाती है, तो उसके लिए अलग 42 आते थे। बाद में क्या किया, वो पेशेंस टेस्ट करने के लिए बिग बॉस ने कहा अब इसका भी 2 ही आएगा। तो वो कई लोगों का कहने लगा भाई आप लोग छोड़ दो अपने, मैं बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मैं अपना ले जाके कहीं रख दिया। ओ तो कैमरा तो अच्छा हर जगह लगा हुआ है, लेकिन आप पूरे बिग बॉस को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना कि वो काजल की कोठरी में कितनो सयानो जात, कुछ दाग काजल के लागे हैं तो लागे हैं। अगर आप काजल की कोठरी में भी जाके और आ जाओ, कोई ज्यादा दाग वाग ना हो, तो फिर अपने लिए भी ताली बजाने का मन करता है। मेरा बिग बॉस में ऐसा ही हुआ, क्या वहां क्या नहीं होता, मतलब टेस्ट सॉरी मेरे बात को गलत मत लीजिएगा। वहां पता नहीं आप लोगों को सबको पता है कि नहीं, बिग बॉस में घड़ी नहीं है। उस शो में आपको रात और दिन प्रकाश से ही पता चल सकता है। फिर वहां कोई किताब नहीं पढ़ने को, टीवी नहीं है, इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। उतने ही लोग हैं जो रोज मिलते हैं, कर सको तो दोस्ती करो, नहीं तो दुश्मनी हो। और फिर बाद में एक आध ठो बम छोड़े जाएंगे, और उसमें पेशेंट टेस्ट होता है। उसमें आदमी अगर याद तो आदमी पागल होके निकलता है, बदनाम होके निकलता है, और नहीं तो दार्शनिक होके निकलता है। तो मैं दार्शनिक होके निकला उसमें। और उसमें भी देखिए ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य में कोई दोष ही ना हो, या मेरे में कोई दोष नहीं है, मैं इस बात का नहीं कह सकता मेरे में कोई दोष नहीं, लेकिन मुझे 64 दिन की एक अपने को कंट्रोल करना पड़ा कि बेटा पूरा देश देख रहा है, संभल के। तो संभल तो रहा था मैं, लेकिन कितना देर तक होल्ड करना पड़ा था।
उसमें फिर भूल गया। 10 दिन के बाद मुझे पता नहीं मैं क्या करता था, मुझे लगता था यार शो जा भी रहा है कि नहीं बाहर, क्योंकि वहां तो 24 घंटे का होता था ना सर, वहां 118 कैमरे 24 घंटे लगे हुए हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म है वो। अच्छा वो किसी के साथ वो बेदर्द है, कोई बिग बॉस नहीं है, वो तो बोर्ड है। आवाज जो आती है वो एक एक्टर है, डबर है। हाँ अभी मैं आऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा, डबिंग पे कोई सवाल पूछेगा मैं बताऊंगा डबिंग। तो मैं, मेरे लिए वो बिग बॉस से निकल के आना, मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि मैं कुल मिला के ठीक ठाक ही हूं, बहुत ऐब मेरे में नहीं दिखा, क्योंकि हम वहां नेचुरल थे। लड़े भी किसी से तो लड़ गए, जैसे मैं किसी दिन किसी को बोल दिया बाहर निकलो तो बताते हैं, तो वो मेरा खराब था वो पक्ष, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसमें थोड़ी पता चला था कि भी जा रहे बाहर। मैं उसमें निकल के आ गया, तब मुझे लगा कि मेरा पेशेंस ठीक है, चला लूंगा काम दुनिया के इस सफर में। लेकिन आपको इन सारी कहानियों में से मैं बता सकता हूं कि कीप पेशेंस दोस्तों। आपको सफलता आज नहीं, अगले महीने नहीं, अगले महीने एक काम मिला भी तो आपको डांट देगा, तिरस्कार कर देगा डायरेक्टर, पटक, पता नहीं कहां से आते हैं टाइम खराब करने। एक्सेप्ट दैट। वो कितना भी बुरे तरीके से बोले, आपने उसको प्रभावित नहीं किया, इसलिए वो आपसे खुश नहीं है। लेकिन एक्टिंग में अच्छे लोगों की जरूरत है, एक बार कर दोगे वो आपसे खुश हो जाएगा, आपको घर से बुला करके काम देगा, चाहे वो असिस्टेंट के रूप में डायरेक्टर का काम कर रहे हैं, एक्टर का काम कर रहे हैं। कितने एग्जाम्पल है, ऋतिक रोशन वाज फर्स्ट, ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो राकेश रोशन का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को पहले सिखा ही रहा था, कैमरा एंगल समझो, कैमरा चल रहा है उसका सिंक्रोनाइजेशन समझो। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूं, मैं अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहा था गंगा, तो एक शॉट था जिसमें ट्रॉली कैमरा लगा था और एक दूसरा जो कैमरा था वो हम लोग का क्लोज ले रहा था। तो हमसे पहले सेट पे अमिताभ बच्चन आ गए, मैं अभी अपने वैनिटी वैन में बैठा था, तो मुझे बताया मेरा मेकअप मैन अमित जी आ गए। तो इसी पसीना पसीना छूट गया, वैसे जैसे मोदी जी पहुंच जाए रूम। तो चाहे हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष लेट हो गया, तो अब तो पसीना छूटना ही है, जब तक वो मुस्कुरा ना दे। चलो ठीक है, इंसान है, गलती हो गई। तो मैं भाग के गया एकदम से। तो पहले बोले मनोज, नहीं मैं थोड़ा अपना चेक कर रहा था। मैं क्या चेक कर रहे हैं? वो अपना बोलते हुए अपने स्टेप्स नाप रहे हैं कि वो बोलते बोलते कहाँ जाएंगे, फिर तुम समझते नहीं हो, फिर मुड़ते हैं। तो वो सब कैमरा मैन से बातें कर रहे थे वो, कि देखो मेरा मूवमेंट ये होगा। इतनी आजादी हर एक्टर को नहीं मिल सकती। डायरेक्टर बोलते सुनो इतना में तुमको करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। बट आप जब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, कैमरे मैन से दोस्ती कर लेंगे। कैमरे मैन, कैमरे वुमेन भी आजकल आने लगी, लड़कियां भी बहुत अच्छी अच्छी कैमरा मैन। तो आपको इन उदाहरणों से ये सीख सकते हैं कि जब समय मिले, छोटा ही मिले, तो कैमरे मैन से, डायरेक्टर से दोस्ती भी होनी चाहिए, विनम्रता के साथ। वो आपसे नाराज ना हो, उसके मन में ये हो इसको छोटा ही रोल है, इसको ऐसा दे दे यार, सजा दे इसको, तो आप कर सकते हैं। और फाइनली डायलॉग डबिंग। डबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप, हालांकि आजकल तो बहुत ऐसे कैमरे आ गए, सिंक शुरू से ही सिंक हो जाते हैं आवाज जब डायलॉग बोलते हैं, लेकिन डबिंग करने के बाद फिर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कई बार आप वो जो एम्बियंस है वो गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए हम कहीं सैड सॉन्ग कर रहे हैं और कहीं से आवाज़ आ गई होली के नगाड़े बज रहे हैं, तो फिर तो नहीं चल सकता।
डबिंग सीखना बहुत आवश्यक है। इसलिए कभी कभी आप लोग जब गाना वाना सुनिए तो जब तक आपको बड़ा चांस न मिला हो, उस गाने के साथ लिपसिंग करना सीखिए। और डबिंग सबसे कठिन काम है। आप सुनेंगे, आपका पायलट साउंड दिखाएगा, फिर आपको वो सुन के उतने ही टाइम में, उतनी फ्रेम में, उतने ही बोलना है। और फिर आपको इम्प्रोवाइज भी करनी है कि सपोज उस हम सेट पे वो जो हमारे आवाज में दर्द नहीं था, हमको दर्द लाना है। और रोमांस नहीं था, रोमांस लाना है। तो डबिंग की कला को भी अपने समय में, अभी इसी दौर में आपको सीखते रहना चाहिए। पता नहीं कब मौका मिल जाए। तो ये सारी मेरे जीवन के अनुभव हैं जो निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। सेलिब्रिटी, अच्छा अच्छा, हाँ ये क्या है? अच्छा वो पान भंडार, हाँ यादव पान भंडार मेरी फिल्म आ रही है। ये मेरी फिल्म है जैसे जिसमें मैं, हाँ ये आया था। ये सब अलग अलग शेड्स हैं। तो दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को काफी कुछ मिल जाएगी। मैं अच्छे से समझा नहीं सकता, बस आप समझ लेंगे।